नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन उत्तम देवनाथ, एक मंझे हुए फाइटर पायलट, और वो आज हमसे चर्चा करेंगे भारतीय वायुसेना के बारे में। भारतीय वायुसेना के बारे में बात शुरू हो इससे पहले हमारे पीछे युद्ध स्मृति है। भारतीय वायुसेना के उन जाबाज एयर वॉरियर्स के लिए जिन्होंने भारत की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए आइए चर्चा शुरू करते हैं। देवनाथ जी, आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आप संक्षेप में भारतीय वायुसेना के बारे में बताएं। कर्नल राठौर, धन्यवाद। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी और उसके बाद भारतीय वायुसेना ने काफ़ी सारे ऑपरेशंस में, ख़ास तौर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्मा थिएटर में बहुत ही रोमांचक और बहुत ही साहसिक कारनामे किए। आज़ादी के समय जब पाकिस्तान ने जे.एन.के पर हमला कर दिया 1947-48 में, तब भारतीय वायुसेना ने जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे, रज़ाकार थे, मुजाहिद थे, जो कि श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे, उनको रोकने में बहुत इंडियन आर्मी की मदद की थी। उसके बाद 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ तो हमारी वायुसेना के हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट फ्लीट ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। हाँ, किन्हीं राजनीतिक कारणों से 1962 के युद्ध में चीन के विरुद्ध हमारे फाइटर बॉम्बर फ्लीट का इस्तेमाल नहीं हुआ। जी हाँ सर, ये मलाल हमेशा रहेगा कि भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल 1962 वॉर में राजनीतिक कारणों से नहीं किया। और उसके बाद कर्नल राठौर 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय वायुसेना ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और मैं फ़ख्र के साथ कहता हूं कि इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन आर्मी को और इंडियन नेवी को पश्चिमी एंड पूर्वी थिएटर में बहुत ही सपोर्ट दिया। मैं और भी कहना चाहता हूं कि दोनों ही युद्ध में हमारे बहुत सारे जांबाज पायलट और एयर वॉरियर शहीद भी हुए, जिनकी यादगार में ये युद्ध स्मृति बनाई हुई है। कर्नल राठौर, जब कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें भी इंडियन एयरफोर्स का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण योगदान था और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कारगिल के युद्ध में भी हमारे एयरमैन और हमारे पायलट शहीद हुए थे। एक MiG-21, एक MiG-27 और एक Mi-17 अटैक हेलीकॉप्टर अटैक करते वक्त दुश्मन द्वारा शॉट डाउन हो गया था। सर, आज हम पालम स्थित इंडियन एयर फोर्स के म्यूज़ियम में शूटिंग कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि हम चलते जाएं और अपनी बातचीत जारी रखें ताकि लोगों को पुराने ज़माने के हवाई जहाज़ों से भी थोड़ी सी जानकारी हो जाए। हमारे पीछे एक बहुत छोटा जहाज़ है, दर्शकों को बताएंगे ये क्या है? कर्नल राठौर, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप वही जहाज़ दिखा रहे हैं जिसका नाम हम बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स में नैट। इसको ब्रिटेन में बनाया गया था, हॉकर सिडली नाम की कंपनी थी। मैंने खुद इस जहाज़ को 1979 से 1984 तक 5 साल उड़ाया है, नंबर 2 स्क्वाड्रन एयरफोर्स में और नंबर 18 स्क्वाड्रन एयरफोर्स में। खास बात यह है कर्नल राठौर कि ये जो जहाज़ है 1965 के युद्ध में और 1971 के युद्ध में इसने बहुत शानदार कारनामे किए थे। इसको अंग्रेजों ने नाम दे दिया था सैबर स्लेयर, यानी सैबर जेट को विध्वंस करने वाला फाइटर विमान। जी हाँ, हम उस वक्त क्लास 7th या 8th में थे और पाकिस्तान ने लड़ाई शुरू की थी 2 मिलिट्री हार्डवेयर के दम पे, पैटर्न टैंक और सैबर जेट। और दोनों की दुर्गति जो भारतीय सेना और वायुसेना ने की, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। भला कौन भूल सकता है कीलर ब्रदर्स को? एकदम कर्नल राठौर, कीलर ब्रदर्स, ट्रेवर कीलर ब्रदर्स और सबसे बड़ी बात निर्मलजीत सेठ हो,
निर्मलजीत सिंह सेखों को जो परमवीर चक्र मिला था, इसी जहाज से नेट से युद्ध करते हुए उन्होंने श्रीनगर के आसमान में पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 सैबर जेट को शॉट डाउन किया था। सर, इस जहाज ने जो हमारे पीछे खड़ा है कभी आसमानों पर राज किया था। 65 और 71 की लड़ाई में इसका एक अतुलनीय योगदान रहा है। ज़रा इसके बारे में बताएंगे? हाँ कर्नल राठौर, ये भारतीय वायुसेना में बहुत शानदार बॉम्बर विमान था। इसका नाम है B-57 कैनबरा और ये इंग्लैंड का बना हुआ है, ब्रिटिश इलेक्ट्रिक कंपनी का। 1965 के युद्ध में और 1971 युद्ध में इसने बहुत ही अचूक बमबारी करके पाकिस्तान की फ़ौज के छक्के छुड़ा दिए। मैं आपको बताता हूं कि ज़रूरत के मुताबिक इसमें 500 पाउंड के बॉम्ब, 1000 पाउंड के बॉम्ब और एक तो खास यूनिक बॉम्ब था जो सिर्फ कैनबरा से गिराया जाता था, 4000 पाउंड का बॉम्ब, यानी 2000 किलो का। ये जहाज बम वर्षा करने के लिए शत्रु के एरिया में, एयर स्पेस में 40,000 फीट की ऊंचाई पर, 30,000 फीट की ऊंचाई पर घुस सकता था। एक और बहुत अच्छी बात यह थी कि इसके जो लेटर वर्जन्स थे उसमें हमने फोटोग्राफिक कैमरा लगा दिए थे। जी हाँ। तो जब ये शत्रु के टेरिटरी के ऊपर उड़ता था तो उन फोटोग्राफिक कैमरास की मदद से दुश्मन के जो टारगेट हैं ये उसकी फोटो ले सकता था। जी हाँ। यानी रिकॉग्निशंस रोल में भी ये जहाज बहुत ही महत्वपूर्ण था। कहा जाता है कि 1971 में ढाका की लड़ाई का पटाक्षेप कैनबरा ने किया था। एकदम खबर मिली हमारे इंटेलिजेंस के सूत्रों से कि ढाका में उनके जो गवर्नर हैं पाकिस्तान के, वो मीटिंग कर रहे हैं गवर्नर हाउस में। जी हाँ। जैसे ही ये खबर मिली तो तुरंत इंडियन एयरफोर्स को आदेश मिला कि ढाका में जाकर गवर्नर हाउस पर हमला करें। और देखिए हुआ ऐसा कि इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत अपने MiG-21 और कैनबरा बॉम्बर्स को लॉन्च किया। MiG-21 ने जाकर तुरंत गवर्नर हाउस के बिल्डिंग पर रॉकेट दागे। कुछ रॉकेट तो गवर्नर हाउस के खिड़की से और दरवाजे से अंदर जाके उनके ड्राइंग रूम में फटे और उनका मोराल वहीं ध्वस्त हो गया। एकदम। इसको देखते ही उन्होंने डिसाइड किया, उनके गवर्नर ने, कि अब शायद भारत की फौज के सामने टिकना उनके लिए संभव नहीं होगा। हमारे पीछे पुराना ही सही लेकिन बहुत बड़ा बॉम्बर विमान है। कभी इसने बहुत अच्छे दिन देखे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 62 वॉर, 65 वॉर। ये कौन सा जहाज है आप बताएंगे? कर्नल राठौर, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेड इन अमेरिका B-24 लिबरेटर बॉम्बर विमान है। ये उस जमाने में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर माने जाते थे। खास बात यह है कि ना सिर्फ ये दुश्मन के ऊपर बम गिरा सकते थे, वरन लॉन्ग रेंज टॉर्पीडो लेकर समुद्र में एंटी शिपिंग रोल में भी इनका इस्तेमाल होता था। 1947-48 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर में इनका इस्तेमाल हुआ। 1965 के युद्ध में भी इसने बहुत शानदार हमला किया दुश्मन पर। 1971 के युद्ध के बाद इसे रिटायर कर दिया गया। खास बात यह है कर्नल राठौर कि इस बॉम्बर विमान में अगर आप देखें, नाक के सामने यानी चोंच के सामने 2 मशीन गन है, 20 मिलीमीटर की कैनन लगी हुई हैं। इसी तरह से 2 20 मिलीमीटर की कैनन इसके टेल में यानी पूंछ में भी लगी है। तो एक नोज गनर सामने बैठा था, उसका काम था सामने दुश्मन के ऊपर मशीन गन से हमला करना, और टेल में एक टेल गनर बैठता था, उसका काम था दुश्मन के ऊपर जो पीछे की तरफ फायर करना। यानी दुश्मन का फाइटर विमान पीछे की तरफ से आकर इस बॉम्बर पर हमला कर रहा है तो टेल गनर का काम था कि अपने 2 20 मिलीमीटर कैनन के इस्तेमाल से दुश्मन का जो फाइटर पीछा कर रहा है उसको शूट डाउन करना। सर, वक्त कैसे बदलता है। आप देख रहे हैं इतने बड़े जहाज में टर्बो प्रॉप इंजन लगे हुए हैं। आज कोई भी जहाज जेट इंजन के बगैर अधूरा है। और छोटी एयरफोर्सों में बॉम्बर का रोल ही ख़त्म हो गया। आजकल बॉम्बर दिखते नहीं। तो ये क्या है, अभी भारत की वायुसेना में बॉम्बर्स हैं? हाँ कर्नल राठौर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, हर एयरफोर्स को उनकी सरकार बोले तो आम जनता टास्क देती है कि एयरफोर्स से वो क्या उम्मीद कर रहे हैं। तो ऐसे जो हैवी बॉम्बर्स हैं, इनका काम था इंडस्ट्रियल प्लांट्स पर हमला करना, दुश्मन के जो
बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट है उन पर हमला करना, दुश्मन के जो डैम है, डाइक्स है, दुश्मन का जो इरिगेशन सिस्टम है उस पर हमला करना। सबसे बड़ी बात है बड़े बड़े जैसे दुश्मन के रेलवे मार्शलिंग यार्ड हैं, दुश्मन के शहर हैं, उन पर हमला करना। तो भारत सरकार ने फिलहाल इंडियन एयरफोर्स को बोला है कि भविष्य के किसी भी युद्ध में, आने वाले दशकों में हमारी एयरफोर्स को ऐसा कोई रोल नहीं मिलेगा कि हमें दुश्मन के शहर पर या दुश्मन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर या दुश्मन के रेलवे मार्शलिंग यार्ड पर या दुश्मन के जो डैम्स, डाइक्स हैं या उनका जो इरिगेशन सिस्टम है उन पर हमला करें। लेकिन हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट भी तो डुअल रोल में है, फाइटर बॉम्बर। डेफिनेटली हमारे पास जैसे सुखोई 30 है, जगुआर है, ये बहुत ही अच्छे बमवर्षक विमान हैं और ज़रूरत के मुताबिक युद्ध के समय उनमें 2, 4, 8 बॉम्ब्स ले जा सकते हैं। कभी कभी आश्चर्य होता है कि वो हवाई जहाज़ कभी आसमानों पर राज किया करते थे, जिनकी आवाज़ सुनकर दुश्मन दहल जाता था, आज म्यूज़ियम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे पीछे है Mi-4 हेलीकॉप्टर, इसके बारे में सर कुछ बताइए। कर्नल राठौर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये Mi-4 हेलीकॉप्टर जो है भारतीय वायुसेना के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तो भारत सरकार ने ये तय किया कि सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट फ्लीट और हेलीकॉप्टर फ्लीट इंडियन आर्मी के मदद के लिए जाएगी। तो ये जो Mi-4 हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, इसने ईस्टर्न थिएटर में, खास तौर से तवांग और लोंगजू सेक्टर में इंडियन आर्मी को बहुत अच्छा यूटिलिटी सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट सपोर्ट दिया। इस हेलीकॉप्टर से 1962 में हमारे फ़ौज के जो जांबाज कमांडो हैं उनको दुश्मन के ऊपर उतारा गया। इसी तरह से जहां ऊंची ऊंची पोस्ट पर जहां पर भी अम्युनिशन की कमी हो जाती थी, तो इस हेलीकॉप्टर से ही अम्युनिशन ले जाकर हमारे इंडियन एयरफोर्स के जांबाज पायलट अम्युनिशन को फॉरवर्ड पोस्ट पर डिलीवर करते थे। ऊंची पोस्ट 12,000 फीट, 14,000 फीट। ख़ास चीज़ एक और है कि इसी हेलीकॉप्टर को डेवलप करते हुए भविष्य में रूस ने Mi-8, Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर बनाए, जिनका Mi-17 आज भी हमारे पास है। हाँ, Mi-17 हमारे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर फ्लीट की बैकबोन है। कर्नल राठौर, हम तो आजकल रोज़ ही मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। मेरे पीछे खड़ा है HF-24। HF का मतलब है हिंदुस्तान फाइटर 24। इसका नाम दिया गया मारुत। ये देश में निर्मित पहला फाइटर विमान है। एक जर्मन साइंटिस्ट थे टंक कुर्ट, उनको भारत सरकार ने निमंत्रण दिया और उन्होंने इस जहाज़ को, फाइटर विमान को देश में ही डिज़ाइन किया, डेवलप किया और निर्मित किया। HAL में बड़ी संख्या में ये बनाए गए थे और 1965 के युद्ध में और 1971 के युद्ध में इस जहाज़ ने ग्राउंड अटैक रोल में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। इसमें हवा से ज़मीन पर फायर करने के लिए रॉकेट्स और मिसाइल्स लगते थे, जिससे कि हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी के जो टैंक फॉर्मेशंस थे, आर्मर्ड कॉलम्स थे, उनको अच्छी तरह से युद्ध भूमि में चकमा दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद भारत ने और कौन से जहाज़ बनाए? हाँ कर्नल राठौर, इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत में नैट बनाए। नैट का ही मॉडिफाइड जो संस्करण था अजीत, वो बनाया। दोनों ही ब्रिटिश डिज़ाइन थे और ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी के तहत HAL ने भारत में ही रशियन फाइटर विमान MiG-21 बनाया। गौरतलब बात है कि अब भारत में हम तेजस विमान बना चुके हैं। तेजस विमान जो है, तेजस मार्क 1 ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में उड़ रहा है, ऑपरेशनलाइज हो गया है। तेजस मार्क 1 जो है पूरी तरह से भारत में ही डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है और अब ऑपरेशनलाइज हो गया है। तो मारुत से तेजस तक की जर्नी बहुत लंबी रही है, लेकिन हमें ये विश्वास दिया है कि हम भी भारत में विमान बना सकते हैं। दोस्तों, मैं भारतीय वायुसेना का पहला जेट इंजन पावर्ड फाइटर विमान आपको दिखा रहा हूँ। ये है वेम्पायर फाइटर विमान।
फ्रांस में निर्मित था। ये भारतीय वायुसेना में 1950-51 में आया और 1975 तक इसने भारतीय वायुसेना में सेवा दी। जब गोवा का ऑपरेशन हुआ था 1961 में, तो ये विमान गोवा ऑपरेशंस में डिप्लॉय हुआ था और इसी तरह से 1965 के युद्ध में भी छम्ब जोरिया के युद्ध में इस विमान ने क्लोज एयर सपोर्ट रोल में बहुत ही उम्दा रोल अदा किया। दोस्तों, मेरे पीछे अब आप देख सकते हैं वायुसेना का एक शानदार फाइटर विमान, जो कि वायुसेना में 1961 के गोवा लिबरेशंस में, 1962 के चीन के युद्ध में और 1965 के युद्ध में डिप्लॉय हुआ। इस विमान को फ्रांस में निर्मित किया गया था। फ्रांस में इसे कहा जाता था उरागन, लेकिन जब ये भारत में आ गया तो हमने इसका नाम दिया तूफानी। इस जहाज़ की खास बात यह है कि ज़रूरत के मुताबिक इसमें 2 बॉम्ब या 4 रॉकेट पॉड, हर रॉकेट पॉड में 8-8 रॉकेट, यानी टोटल 32 रॉकेट लेकर ये युद्ध भूमि में जा सकता था। 1965 की युद्ध में और 1971 की युद्ध में आर्मी कोऑपरेशन के दौरान इस जहाज़ से दुश्मन के जो पैटर्न टैंक्स थे उनके परखच्चे उड़ा दिए गए थे। बहुत ही गौरव होता है जब मैं एक तूफानी के सामने खड़ा होकर आप लोगों से बात कर रहा होता हूँ। जहाज के साथ लगा प्लेकार्ड कहता है कि यह मिस्टीरियर है। ऐसी क्या मिस्ट्री है सर इसकी, आप बताएंगे? कर्नल राठौर, ये फ्रांस में निर्मित ग्राउंड अटैक विमान है। खास बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स का पहला स्वेप्ट बैक, यानी फाइटर विमान जिसका कि विंग पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, इंडियन एयरफोर्स का पहला स्वेप्ट बैक फाइटर विमान है। ये भी फ्रांस में निर्मित हुआ था। एयर डिफेंस रोल में काफ़ी कारगर रहा, ग्राउंड अटैक रोल में काफ़ी कारगर रहा। इसने 1965 के युद्ध में और 1971 के युद्ध में शानदार योगदान किया। सबसे बड़ी बात है कि आप बोल रहे हैं मिस्ट्री। इस जहाज़ में मिस्ट्री ये थी कि ये बहुत द्रुत गति से एक्सेलरेट हो सकता था, यानी अभी स्पीड 400 किलोमीटर है और तुरंत स्पीड 1000 किलोमीटर हो गई। ओके। और इसी तरह से ये बहुत द्रुत गति से क्लाइंब कर सकता था। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, 60 के दशक, 70 के दशक। तो दुश्मन जो है वो युद्ध भूमि में भौचक्का रह जाता था जब ये बहुत द्रुत गति से आसमान में ऊंचाई तक चला जाता था। एयरफोर्स में कॉम्बैट के दौरान, खासतौर से एयर टू एयर कॉम्बैट में क्या होता है कि जो भी जहाज़ ऊंचाई पर है उसको एडवांटेज मिलता है अटैक करने के लिए। दोस्तों, अब आप मेरे साथ एक बेहतरीन प्रोपेलर वाला फाइटर एयरक्राफ्ट देख सकते हो। इस फाइटर विमान का नाम है स्पिटफायर। द्वितीय विश्व युद्ध के समय, यानी जब यूरोप में लड़ाई हुई, तब इसने बेहतरीन रोल अदा किया था एयर टू एयर रोल में। उस जमाने का बेहतरीन एयर सुपरियरिटी विमान। ये प्रोपेलर ड्रिवन था और ख़ास बात है कि जर्मन एयरफोर्स के पायलट जब स्पिटफायर को यूरोप के आसमान में देखते थे तो तुरंत युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े होते थे। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो रॉयल एयरफोर्स की इन्वेंट्री से ये इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में आ गया। और जब 1947-48 में कबालियों ने कश्मीर में घुसकर हमला किया तो इस जहाज़ ने श्रीनगर के एयरफील्ड से बहुत शानदार हमला किया। अब बडगांव का युद्ध है, बडगांव के युद्ध में इस जहाज़ ने हमारी आर्मी को बहुत ही क्लोज एयर सपोर्ट देकर कबालियों के कदम उखाड़ने में भारतीय आर्मी को मदद की। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, मैं बताना चाहूँगा 1947 की लड़ाई में बैटल ऑफ शाला टैंक, दिन दहाड़े कबायलियों के ट्रक श्रीनगर जाने के लिए खड़े थे, बसें खड़ी थीं और इस जहाज़ ने वहाँ पर जो कहर ढाया, आग लग गई और वो श्रीनगर नहीं पहुँच पाए। हाँ, बैटल ऑफ शालातंग मैं दर्शकों को बता दूं, श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में भी है, एकदम जैसे ही आप श्रीनगर, यानी अगर इंडियन आर्मी ने बैटल ऑफ शालातंग में पाकिस्तानी कबायलियों को नहीं रोका होता, उनके रजाकार्स को नहीं रोका होता, तो आज ना सिर्फ श्रीनगर वरन पूरा का पूरा J&K पाकिस्तान के साथ होता। दोस्तों, हमारे पीछे जो जहाज़ खड़ा है वो भारतीय वायुसेना का वर्क हॉर्स 60 सालों तक रहा है। जी हाँ, MiG-21।
आज इसी साल में MiG-21 को फॉर्मली रिटायर करना शुरू कर दिया। लेकिन MiG-21 की जो सेवा है उसे भारतीय वायुसेना या भारत कभी भुला नहीं पाएगा। कुछ तफसील से बताइए इस शानदार जहाज़ के बारे में। ये भारतीय वायुसेना का गर्व है, गौरव है MiG-21। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मॉडल 1964 में इंडियन एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस हुआ था और आज 2024 है। आप इस जहाज़ के MiG-21 के कैमोफ्लेज से देख सकते हैं कि टाइप 96 को ऑप्टिमाइज़ किया गया था ग्राउंड अटैक रोल के लिए। एयरफोर्स में दो तरह के MiG-21 आप मोटा मोटी पाएंगे कर्नल राठौर। एक वो MiG-21 जिनका जो मॉडल है उसको एयर डिफेंस रोल के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है। उसका जो कैमोफ्लेज है आप देखेंगे या तो सिल्वर कलर का होगा या स्काई ब्लू कलर का होगा, ताकि एयर डिफेंस में दुश्मन को आसमान के पृष्ठभूमि में ना दिखाई दे। और दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, जब MiG-21 इंट्रोड्यूस किया गया USSR ने, उस समय कहते हैं दुनिया का ये अकेला सुपरसोनिक फाइटर था। कर्नल राठौर, जब MiG-21 यूरोप के आसमान में वारसा पैक्ट की एयरफोर्सेस में उड़ा 1958 की बात है, तो यूएस एयरफोर्स भौचक्का रह गई। जी हाँ। उनकी इंटेलिजेंस को थोड़ा बहुत तो आइडिया था कि ऐसा कोई जहाज रूस बना रहा है, लेकिन जब ये यूरोप के आसमान में उड़ा और उस वक्त अमेरिका ने अपने F-86 को इसका पीछा करने के लिए भेजा, F-86 पूरा थ्रॉटल खोल के भी इसका पीछा नहीं कर पाया। दुनिया का पहला सुपरसोनिक जेट फाइटर। आज भले ही MiG-21 वक्त की मार से इस म्यूज़ियम में खड़ा हो, लेकिन कभी इसने दुनिया के आसमानों पर राज किया था। कितने देशों में इसका इस्तेमाल हुआ? बहुत ही सक्सेसफुल फाइटर रहा। MiG-21 के अलग अलग मॉडल्स अगर हम देखें, रूस में, भारत में और दूसरे देशों में करीबन 4,500 बनाए गए। जी। इनमें से 800 ने तो इंडियन एयरफोर्स में ही सेवा दी। जी हाँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बहुत शानदार काम करते हुए MiG-21 को बार बार मॉडिफाई किया। इसमें एक से एक बेहतरीन उम्दा एयर टू एयर रेडार फिट किए। MiG-21 का जो लास्ट मॉडल HAL में बना, रूस की मदद से बना, MiG-21 बाइसन, उसको देखते तो इजराइल की एयरफोर्स के पायलट भी भौचक्के रह गए। जब हमने, क्योंकि इजराइल के साथ हमारी मित्रता है, हमने जब इजराइल की एयरफोर्स के पायलट लोगों को MiG-21 बाइसन कॉकपिट में बिठा के उनको एक मौका दिया कि इसको उड़ाइए, उन्होंने बोला कि अगर MiG-21 बाइसन इजराइल की एयरफोर्स को मिल जाते तो उन्होंने ना सिर्फ अलग अलग अरब देशों को वरन दुनिया के किसी भी देश की एयरफोर्स को एयर टू एयर कॉम्बैट में हरा दिया होता। MiG-21 के साथ विंग कमांडर 9 ग्रुप कैप्टन अभिनंदन का भी नाम जुड़ा हुआ है और इसको गौरव हासिल है कि पहला F-16 किलर। मेरे साथ आप देख रहे हैं सुखोई 7 Su-7 मेड इन रशिया, इंडियन एयरफोर्स में बहुत ही कामयाब ग्राउंड अटैक विमान। 1971 के युद्ध में इसने बहुत शानदार काम किया, ना सिर्फ आर्मी के क्लोज एयर सपोर्ट रोल में, वरन पाकिस्तान में घुस के इसने पाकिस्तान एयरफोर्स के एक पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयर बेसिस हैं उस पर हमला किया। इस जहाज़ की खास बात थी कि ये बहुत ही मजबूत बनाया गया था। विंग कमांडर HS मंगत जब वो पाकिस्तान में हमला करने गए, उनके जहाज़ को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने निशाना बनाया और उनके जहाज़ में टोटल 57 गोलियां लगी, 23 मिलीमीटर कैलिबर, 30 मिलीमीटर कैलिबर। लेकिन ये जहाज़ इतना मजबूत था, जिसे हम बोलते हैं रगेट था, कि 57 गोलियां लगने के बावजूद विंग कमांडर HS मंगत वापस इंडिया में आके सेफली लैंड किए। उनको इस सक्सेसफुल अटैक के लिए वीर चक्र भी प्राप्त हुआ। सर, यूक्रेन वॉर की वजह से सुसाइड ड्रोन्स आजकल बहुत चर्चा में हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि एयर वॉरफेयर में सुसाइड बॉम्बिंग कोई नई बात नहीं है। खास करके हमने ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा। हमारे पीछे जो प्लेन खड़ा है वो क्या है सर, बताइए।
दर्शकों को बताते हुए मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा गमगीन भी हूँ, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय बनाया हुआ जापानीज़ कामिकाज़े ग्लाइडर है। इस जहाज़ में कोई इंजन नहीं होता था। जापानीज़ बॉम्बर के नीचे इसको लगाकर दुश्मन के टारगेट की तरफ ग्लाइड करके लॉन्च कर दिया जाता था। दुश्मन का टारगेट उस ज़माने में होता था यूएस नेवी का कोई शिप, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर या रॉयल नेवी का कोई शिप। इसमें एक ही पायलट बैठता था और शहीद हो जाता था। यह जो पायलट बैठता था यह उसका आखिरी सुसाइड मिशन होता था और इसमें वो वापस नहीं जाता था। वो अपने जहाज़ को तब तक कंट्रोल करके दुश्मन के टारगेट में घुस जाता था और जब इसके सामने लगा हुआ ये बॉम्ब 1000 किलो का बम फटता था तो जो पायलट था वो भी जापान के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो जाता था। दर्शकों को मैं एक ऐसा हवाई जहाज दिखा रहा हूँ, HT-2 हिंदुस्तान ट्रेनर 2, जो कि मेरे दिल के अंदर है। जब मैंने भारतीय वायुसेना 1978 में ज्वाइन की तो पहला जो मैंने हवाई जहाज उड़ाया ट्रेनिंग के लिए ये यही था। एयरफोर्स एकेडमी में जाकर मैंने HT-2 उड़ाया। इसके पहले मैंने सिर्फ साइकिल उड़ाई थी। इस जहाज़ में 2 पायलट बैठ सकते हैं। सामने के सीट में जो कैडेट है यानी जो छात्र है और पीछे के सीट में जो इंस्ट्रक्टर है, गुरुजी। और आप देख सकते हैं इसमें एक लाइकोमिंग प्रोपेलर ड्रिवन इंजन लगा हुआ है। इस जहाज़ में एक कैडेट को यानी छात्र को, हवाई छात्र को पहली बार दिखाते हैं कि आपने इंजन का इस्तेमाल करते हुए कैसे ऊपर जाना है, कैसे नीचे जाना है। जब आप टेक ऑफ कर रहे हैं तो हवाई जहाज़ को कैसे रनवे के सेंटर लाइन में रखते हुए टेक ऑफ करना है। जब आप लैंडिंग करने आ रहे हैं तो इंजन का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से आस्ते से कुशलता के साथ जहाज़ को लैंड करना है। इसके बाद ही एक कैडेट को आगे अग्रसर किया जाता है एडवांस ट्रेनिंग में, जिसके दौरान वो छोटा सा एक जेट इंजन पावर्ड ट्रेनर विमान उठाता है। मेरे पीछे जो प्रतिमा है ये प्रतिमा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की है। 1971 के युद्ध में यह श्रीनगर में डिप्लॉयड थे 18 स्क्वाड्रन और यही विमान जो पृष्ठभूमि में आप देख रहे हैं नेट उड़ा रहे थे। अचानक से पाकिस्तान एयरफोर्स के 4 फाइटर विमानों ने श्रीनगर के हवाई अड्डे पर हमला कर दिया और उस दौरान निर्मलजीत सेखों को ऑर्डर मिला कि वह इन विमानों का पीछा करके उन्हें नेस्तनाबूद करें। बहुत ही ज़्यादा खतरा मोल लेते हुए निर्मलजीत सेखों अकेले पाकिस्तान एयरफोर्स के 4 F-86 सेबर जेट से आसमान में एयर टू एयर वॉर में भिड़ गए। उन्होंने इस युद्ध में पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 F-86 को शूट डाउन किया, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स का जो तीसरा फाइटर था उसने आके निर्मलजीत सेखों के नेट विमान को गोली मार दी और निर्मलजीत सिंह सेखों के साथ यह नेट विमान क्रैश हो गया, जिसमें उनको भी देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करना पड़ा। इसके लिए भारत सरकार ने 1971 के युद्ध के बाद फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को परमवीर चक्र देकर सम्मानित किया मरणोपरांत। हमने पाकिस्तानी वायुसेना के साइबर जेट का बहुत नाम सुना है और आज हमारा सौभाग्य है कि हम उसे जीवंत देख रहे हैं। ये बहुत कम होता है कि किसी वायुसेना का जहाज़ जिंदा और चालू हालत में पकड़ा जाए, लेकिन 71 के ऑपरेशंस में पाकिस्तानी वायुसेना को ये अपमान भी झेलना पड़ा। ढाका में विजय के बाद भारतीय वायुसेना ने साइबर जेट को चालू हालत में पकड़ा और आज ये इस संग्रहालय में खड़ा है। आप इसके पीछे पाकिस्तानी वायुसेना की मार्किंग भी देख सकते हैं। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, आप क्या बताएंगे इसके बारे में? F-86 सैबर दुनिया का बेहतरीन फाइटर विमान उस समय का, 70 के दशक का, 60 के दशक का।
ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया। मैं कभी भी दुश्मन को कम करके आकलन नहीं करूँगा। इस जहाज़ की ख़ास बात ये थी कि ये एयर कॉम्बैट के दौरान बहुत तेज़ी से टाइट सर्कल, छोटे सर्कल में ही मुड़ सकता था। इसकी वजह से एयर कॉम्बैट के दौरान इसको बहुत आसानी होती थी, चाहे दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करना पड़े या जब खतरे में हो, खुद खतरे में हो, तो दुश्मन के फाइटर विमान की जो गन साइट है उससे बाहर निकलकर दुश्मन के विमान के पीछे लग जाना। इसमें एक और अच्छी चीज़ थी कि फायर पावर बहुत हैवी थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस जहाज़ में इस तरफ 3 20 मिलीमीटर कैनन लगे हुए हैं और इसी तरह से दूसरी तरफ 3 20 मिलीमीटर कैनन लगे हुए हैं। यानी जब इसका पायलट ट्रिगर दबाता था तो 6 20 मिलीमीटर की कैनन एक साथ फायर करती थी। यानी अगर दुश्मन पे निशाना सही था, फायर पावर इतनी हैवी होती थी 6 मशीन गनों से कि दुश्मन के जहाज़ के परकच्चे उड़ जाते थे। देवनाथ, अगर आप इसका नोज़ देखें, इस पे बुलेट मार्क्स हैं। लगता है कि इस जहाज़ ने भी 71 ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था और हमारे जहाज़ों के साथ इसकी मुठभेड़ हुई थी। हाँ कर्नल राठौर, आपने बहुत अच्छा फरमाया। देखिए, अगर आप देखें, ये एयरक्राफ्ट जब ग्राउंड अटैक कर रहा था, यानी डाइव मारकर भारतीय फ़ौज के ऊपर हमला कर रहा था, उस वक्त इंडियन आर्मी के जो मशीन गनर्स थे, जिन्होंने अपने हैवी मशीन गन को मॉडिफाई किया था एक रोल के लिए, उसकी बौछार इसके ऊपर गिरी थी। तो ये जो इस पे आप बुलेट मार्क्स देख रहे हैं, ये इसके सामने ज़मीन से हवा में फायर किया गया था, जो कि इसके सामने टकराया। तो ये था भारतीय वायुसेना का एक सुनहला पन्ना जो अतीत के दरवाज़ों के पीछे बंद हो गया। भारतीय वायुसेना को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतने खूबसूरत संग्रहालय या म्यूज़ियम को खोला है ताकि भारत की आने वाली पीढ़ियाँ यहाँ आकर के प्रेरणा ले सकें और निर्मलजीत सिंह शेखर या ग्रुप कैप्टन उत्तम देवनाथ की नकल करके भारतीय वायुसेना में भर्ती हों और देश का मान बढ़ाएं। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।